जा रहा हूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन एवं शहद विपणन पर। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में जो विशेष मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर राजेश जरयाल जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज HP यूनिवर्सिटी शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि लोग काफ़ी अब जागरूक भी हुए हैं शहद के प्रति और मधुमक्खी पालन के प्रति। तो मधुमक्खी पालन क्या है सर, कैसे इसे करते हैं, और इसके बारे में कृपया थोड़ी सी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी। मधुमक्खी पालन एक ऐसा विषय है जो कोई नया विषय नहीं है और सदियों से, हज़ारों वर्ष पहले से मधुमक्खी पालन किया जाता रहा है। जी। हमारे वेदों में भी शहद का विवरण है। जी। पंचामृत, जिसको हर सनातन धर्म में हर पूजा पर हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं प्रसाद के रूप में, उसमें दूध, दही, घी, गंगाजल के बाद शहद 5वें नंबर पर आता है। और शहद के बिना शायद ही कोई ऐसा पूजा या ऐसा पाठ है जो पूरा होता है। तो मधुमक्खी पालन बेसिकली हम देखें तो शहरी और ग्रामीण, पढ़े लिखे, अनपढ़ किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ना सिर्फ कॉमर्स के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये एक हॉबी के तौर पे भी अपनाया जाता है। विदेशों में बहुत सारे लोग अपने घरों की छतों पर मधुमक्खी पालन करते हैं। और शहद, मधुमक्खियों से शहद निकालना या उसको बेचना या उससे पैसे कमाना ही एक जो मोटिव है वो नहीं है। शहद के अलावा मधुमक्खियाँ जो हैं वो पॉलिनेशन में बहुत हेल्पफुल हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी एक सेइंग है कि व्हेन बीज विल डिसअपीयर देन ह्यूमंस विल हैव ओनली 4 years टू लिव। मतलब मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएंगी तो फिर मनुष्यों के पास सिर्फ 4 साल बचेंगे जीने के लिए। इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मधुमक्खियाँ हमारे इकोलॉजी में, पर्यावरण में बहुत विशेष भूमिका रखती हैं। उसके अलावा लगभग 70% से ज़्यादा जो फसलें हैं उनकी पॉलिनेशन में मधुमक्खियाँ जो हैं वो उपयोगी हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं हिमाचल में, जैसे हम सेब की बात करें तो सेब की खेती के लिए, पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियाँ चाहिए होती हैं। उसके बिना जो फ्रूट्स, जो फ्लावर्स हैं, वो अच्छे फ्रूट्स में डेवलप नहीं होता है। दूसरा, जिन ऑर्चर्ड्स में मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं वहाँ पर पेस्ट का अटैक भी कम होता है, ये देखा गया है। और जो फ्रूट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। तो मधुमक्खी पालन इसीलिए ना सिर्फ शहद निकालने के लिए बल्कि क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। जी। तो सर, जैसे हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी जो है मधुमक्खी पालन की ओर कुछ किसानों का या कुछ जो युवा हैं उनका रुझान हुआ है। तो सर, हम अगर कोई अपना स्थापित करना चाहे मधुमक्खी के लिए, अगर वो करना चाहता है काम, तो सर उसमें जो मुख्य प्रजातियां हैं पहले उसमें कौन कौन सी रहती हैं और वो कौन सी प्रजातियों को पहले प्रोक्योर करेगा? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत पुराने समय से लोगों के कच्चे घर होते थे और घरों के पीछे लोग मधुमक्खी पालन करते थे। और जो वो स्पीसीज़ है वो एपिस सिराना, हिमालयन बी स्पीसीज़ हम उसको बोलते हैं। उससे बहुत अच्छा शहद हम निकालते थे। अभी आज के समय में हमारे पास 4 मुख्य प्रजातियां हैं, जिसमें एपिस डोर्सेटा, जंगली मक्खी, जिसको हम हिमाचली भाषा में बंढोर बोलते हैं। दूसरा एपिस सिराना हिमालय वी, जो कि हमारी इंडिया की, भारत देश की मधुमक्खी है, इंडिजिनस बी स्पीसीज़ बोलते हैं हम उसको। तीसरी हमारे पास एपिस मेलिफेरा है, जो कि एक फॉरेन एग्जॉटिक बी है। और चौथी एपिस फ्लोरिया भी एक स्पीसीज़ है, जिसको हम बोना मधुमक्खी बोलते हैं, बहुत छोटे साइज़ की होती है। अब इन चारों में जो सबसे अधिक हम पालते हैं या जो हमें पालनी चाहिए वो है एपिस मेलिफेरा, जो एग्जॉटिक बी स्पीसीज़ है, नो डाउट। उससे पहले एपिस सिराना यहाँ पर पाली जाती थी, पर एपिस मेलिफेरा के आने के बाद उसमें कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिसके कारण उसको प्रोत्साहन मिला। सबसे पहले तो हनी की जो प्रोडक्टिविटी है पर हाइव लगभग 30 से 50 किलो पर ईयर हम उससे निकाल सकते हैं। दूसरा, ये बहुत शांत किस्म की प्रजाति है। बहुत एक जगह जब इसको हम रख देते हैं तो इसमें जो स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग की जो प्रोसेस है, मतलब एक जगह से भाग जाने की जो टेंडेंसी है दूसरी जगह के लिए, वो बहुत कम है। जब तक खतरा नहीं होता है किसी तरह का, तब तक वो अपना स्थान नहीं छोड़ती है।
और इन दोनों क्वालिटीज़ के कारण जो एपिस मेलिफेरा है उसको हम छतों में पालते हैं। सड़क के किनारे आप जब चंडीगढ़ को ट्रैवल करेंगे, कांगड़ा की तरफ को मूव करेंगे, तो हमीरपुर कांगड़ा में आपको सड़क के किनारे बहुत सारे मधुमक्खियों के डब्बे रखे हुए मिलेंगे, बी हाइव्स हम जिनको बोलते हैं, और उन सब में एपिस मेलिफेरा को हम पालते हैं। नो डाउट इंडिजिनस बी स्पीसीज़ एपिस सिराना जो है उसको भी हमें पालना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, पर बात यही है कि उस पर पेस्ट का अटैक ज़्यादा है और हनी की प्रोडक्टिविटी 5 से 10 किलो मैक्सिमम है एक साल में। तो इस कारण कमर्शियल पर्पस से अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो वो एपिस मेलिफेरा की तरफ उसको प्रोत्साहित किया जाता है। जी, तो कुल मिला के जो प्रोडक्शन है उसकी वो ज़्यादा है सर? ज़्यादा है। एपिस डोर्सेटा जो जंगली मक्खी है जिसे बहुत पुराने समय से शहद निकाला जा रहा है, उससे भी बहुत अच्छा शहद, बहुत अच्छी क्वांटिटी में शहद मिलता है, पर उसको हम पाल नहीं सकते हैं। उसका जो बिहेवियर है वो वाइल्ड है और वो चट्टानों पे, ऊंचे पेड़ों पर आप उसको देख सकते हैं, उसके हाइव्स लटके हुए मिलते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हम ये देख रहे हैं पिछले 20 सालों का अगर हम एनालिसिस करें तो एपिस डोर्सेटा के जो हाइव्स हैं वो कम हो गए हैं और दूसरा छोटे हो गए हैं। दैट इज़ बेसिकली एनवायरमेंटल इंडिकेटर। कुछ ऐसा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हाइव छोटे होते जा रहे हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन हो रही है। एंड मेजर पॉइंट इज़ कि एक बार में 20 किलो शहद हम एपिस डोर्सेटा जंगली मक्खी से निकाल सकते हैं शिकार करके। उसका प्रोसेस बहुत पुराने टाइम से वही है कि नीचे से हम आग जलाते हैं और धुएं से मक्खियाँ भाग जाती हैं, जिसमें बहुत नुकसान होता है मक्खियों को भी, और जो शहद है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है हमें उसके बाद, क्योंकि उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। हालांकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में शहद मिलता है 20 किलो एक बार में, पर उसको हम पाल नहीं सकते हैं। तो पालने के कमर्शियल पर्पज से अगर हम बात करें तो एपिस मेलिफेरा इज़ द बेस्ट वन। जी, सो जैसे आपने अभी बात की, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है एक परागण कीट के तौर पे भी है कि वो आपकी पॉलिनेशन करती है सभी फूलों की और जो क्रॉप्स हैं, तो उसमें सर जब आपने एनवायरमेंटल इंडिकेटर की बात की कि पर्यावरण संकेतक के रूप में, तो वो सर किस तरह से वो काम करती हैं और कैसे हमें पता चलता है कि पर्यावरण में कुछ चेंजेस हैं जो उनके बिहेवियर से हमें पता चले? जी बिल्कुल, बहुत छोटा सा इंसेक्ट है, टीनी क्रिएचर हनी बी इज़, पर बहुत भागीदारी है फूड चेन में भी, इकोलॉजी में भी, एनवायरनमेंट में भी। 2-3 तरह से एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स एक्ट करती हैं मधुमक्खियाँ। एक तो हमने आपको बताया कि जो जंगली मक्खियाँ हैं उन पर डायरेक्ट हम इफ़ेक्ट देख पा रहे हैं। कॉम्स का साइज़ छोटा होना, क्योंकि गर्मी से जो मोम है वो पिघलने लग पड़ता है, तो छोटा जो उसका साइज़ है कॉम का वो छोटा होना शुरू हो गया है। दूसरा, जब हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी बी स्पीसीज से और उसकी लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि उसमें पेस्टिसाइड्स के और जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं उनके ट्रेसेस उसमें मिलने शुरू हो गए, हैवी मेटल्स के ट्रेसेस। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं फूड चेन में कहीं ना कहीं से वो पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स जो हैं वो फूड चेन के थ्रू हनी में एंटर कर रहे हैं। सो हनी बी ही नहीं, हनी बी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडिकेट करते हैं कि समवेयर समथिंग इज स्पॉइलिंग द थिंग्स एंड एनवायरनमेंट इज गेटिंग डिग्रेडेड। जी, सो जैसे कोई जो व्यक्ति है अगर बीहाइव लगा रहा है, उसका बॉक्स लगा रहा है मधुमक्खियों का, और सर कमर्शियल स्केल पे कर रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो मधुमक्खियाँ हैं सर, उनका जो फूड होता है या खाना है वो है सर नेक्टार है, फूलों के ऊपर बैठ जाती हैं और वहाँ से अपना एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो सर जब हम आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं या बॉक्सेज में उनको ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या फूड रहता है सर और किस तरह से उसकी प्रक्रिया है? मधुमक्खियों का भोजन मुख्यतः फूल ही है, चाहे वो जंगली मक्खी हो या पालतू मक्खी हो। जब हम बॉक्सेस में भी पालते हैं एपिस मेलिफेरा, एपिस सिराना स्पीसीज़ को, तो उसका जो खाना है, जो फूड है, वो बेसिकली फ्लावर्स ही हैं। मधुमक्खी एक बार में 3 मील से लेके 10 मील तक फॉरेजिंग कर सकती है, शिकार कर सकती है। अब बात ये आती है कि जब फूल नहीं है तब क्या? जैसे अब हिमाचल की बात करें तो जब बहुत अधिक बरसात होती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ जाती है, तब मधुमक्खी पालन कैसे किया जाए? आज के समय में मधुमक्खी पालक मधुमक्खी के जो बॉक्सेस हैं, हनी बी हाइव्स हैं, उनको उठाकर माइग्रेट करवाते हैं दूसरे स्टेट्स में, पंजाब में, प्लेन्स में, इवन हरियाणा, राजस्थान तक माइग्रेशन होती है, और उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। माइग्रेशन में बहुत सारी मक्खियों को नुकसान होता है।
दूसरा, मधुमक्खी पालक को महीनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक तरह से हम बात करें तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी लेबोरेटरी खुद इस पर काम कर रही है पिछले 5-6 सालों से। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश की सहायता से हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमने मधुमक्खियों के लिए आर्टिफिशियल फूड बनाने का काम शुरू किया है। कुछ वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हनी बीज को चाहिए होते हैं बायोकेमिकली, जो फ्लावर्स से नेक्टर से उनको मिलते हैं उनको उसी तरह का फूड हम लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटिव ये है कि जैसे बरसात होगी या फिर बर्फ़ पड़ेगी तो हनी बी के हाइव को बंद कर दिया जाएगा, और वैसे भी वो बस जो एनवायरनमेंट होता है या क्लाइमेट होता है उस टाइम पे बाहर नहीं निकलती हैं। तो ऐसे टाइम में उसके बिस्किट्स बना के हम डब्बे के अंदर रख देंगे तो वो सफिशेंट होंगे उसको उतना टाइम जीने के लिए, और फिर वीकली या फोर्टनाइटली हम उनको चेंज करते रहेंगे या फिर जो बच गया उसको उठा के बदल देंगे, क्योंकि सम टाइम फंगल अटैक में भी देयर, या फिर एंट्स या दूसरे जो एनिमीज़ हैं वो भी एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज कंज्यूम हो जाता है अगर, तो हम उसको फिर से रिप्लेस कर देंगे विद अनदर बिस्किट। So that is the thing that we can manage beekeeping in the stationary phase. हमें माइग्रेशन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आने वाले समय में इसको पेटेंटाइज करा के वी विल बी लॉन्चिंग इट इन मार्केट आल्सो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बताएं कि हमारे पास मैगी होती है रेडी टू कुक, तो उसी तरह का रेडी टू ईट बिस्किट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जैसे हम मधुमक्खियाँ देख रहे हैं तो एक हमने बॉक्स मैनेज करना है जो भी शुरू कर रहा है इस तरह का जो उपक्रम है, तो सर उसमें हम देखते हैं 3 तरह की मक्खियाँ रहती हैं, क्वीन बीज रहती हैं, वर्कर्स रहते हैं, ड्रोन्स रहते हैं। तो उसको सर कैसे चिन्हित करते हैं और कैसे उसमें उसको मैनेज करते हैं सर उस बॉक्स को? कृपया उस पर थोड़ा सा बताएं। एक छत्ते में लगभग 20 से 30 हज़ार तक मधुमक्खियाँ होती हैं जी, जिसमें से क्वीन जो है वो एक ही होती है जी। एक छत्ते में एक ही क्वीन रानी मक्खी हो सकती है। उसके अलावा 98% जो मक्खियाँ हैं वो वर्कर बीज होती हैं जो मादा मक्खियाँ रहती हैं, और 2% के करीब जो है वो नर मक्खी जिसको हम ड्रोन बोलते हैं वो होते हैं। रानी मक्खी को पहचानना बहुत आसान है, वो छत्ते में एक ही होती है और सबसे बड़े साइज़ की रहती है। उसके चारों तरफ मक्खियाँ घूमती रहती हैं हर समय, उसको गार्ड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरा जो नॉर्मल एक वर्कर बी है वो नॉर्मल साइज़ की होती है। जितना भी हम मक्खियाँ फूलों पर या कहीं भी हम देखते हैं वो सारी वर्कर बीज होती हैं जी। वो खाना बनाना, खाना लाना, दूसरे लार्वी को पालना, प्रोटेक्शन करना, फॉरेजिंग करना, उनका वही काम, सारा काम वही रहता है जी। तीसरी मक्खी जो है ड्रोन्स, नर मक्खी, उसके बारे में हम आपको बताएं, उनको निखट्टू भी बोला जाता है जी। उनका छत्ते में कोई काम नहीं होता है। क्वीन बीज पूरी उम्र में एक बार ब्रीडिंग करती है, मेटिंग करती है, और उसी टाइम पे जो मेल बीज हैं, ड्रोन्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद उनका कोई काम नहीं रहता है। पर क्योंकि हाइव का फैमिली के मेंबर होते हैं इसलिए वो छत्ते में 1 से 2% तक पाए जाते हैं जी। और उनका छत्ते में खाना खाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह जाता है जब तक मेटिंग नहीं करनी होती है, मेटिंग नहीं होनी होती है तब तक। तो जो ड्रोन्स हैं वो थोड़े से फूले हुए मक्खियाँ होती हैं और आपको नॉर्मली बाहर नहीं दिखेंगी क्योंकि वो शिकार करने बाहर नहीं निकलते हैं। ड्रोन्स को छत्ते के अंदर ही खाना खिलाया जाता है और छत्ते के अंदर ही वो हमेशा रहते हैं। जो रानी मक्खी है वो भी छत्ते के अंदर ही हमेशा रहती है। बाहर जो मक्खियाँ आपको दिखती हैं, हमें दिखती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो वर्कर बीज होती हैं जो काम करती हैं जी। तो जैसे आपने नर मक्खी कही, जो आपने कहा कि उनका कोई काम नहीं रहता है, तो अगर कोई जो इसे कर रहा है अगर वो उन्हें निकाल दे तो सर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है? बाकी नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इवन बहुत हार्श सिचुएशन आती है, फूड नहीं होता है, फ्लावर्स नहीं हैं, तो वर्कर बीज खुद उन्हें उठा के बाहर फेंक देती हैं क्योंकि नो डाउट फैमिली के मेम्बर्स हैं पर काम कोई नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम पर छत्ते को सर्वाइव करवाने के लिहाज से उनकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनको छत्ते से बाहर भी कई बार फेंक दिया जाता है मक्खियों के द्वारा ही। तो अगर बी कीपर भी सिलेक्ट करके उनको बाहर निकाल दे तो उससे छत्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शहद की जो प्रोडक्शन है उस पर भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शहद बनाना और फूड लाना फ्लावर्स से वो सारा का सारा काम वर्कर बीज का रहता है जी। तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि जो शहद है वो एक मेजर प्रोडक्ट है बी कीपिंग का। सर शहद एक अमृत के समान हम बोल रहे हैं, तो इसमें शहद के क्या कोई प्रकार होते हैं सर? कितने टाइप्स के हनी होते हैं या फिर उसका कोई
कोई, या एक ही तरह का शहद हमें देखने को मिलता है? क्योंकि नहीं, मार्केट में तो एक ही तरह का मिलता है। शहद की हम बात करें तो यह एक अमृत की तरह है। जी। जैसा हमने बताया आपको कि हमारे वेदों में भी इसके विवरण दिए गए हैं। जी। और शहद के कई प्रकार होते हैं। जी। मेनली तो जो जंगली मक्खी से जो शहद हम निकालते हैं उसको हम जंगली शहद कहते हैं। लोगों का ये मानना है, इट इज़ अ मिथ ओनली, भ्रम है कि जंगली शहद जो पालतू मक्खी का शहद है उससे बहुत अच्छा होता है। जी। हालांकि जो जंगलों में जो भी इंसेक्ट्स, क्रिएचर्स या एनिमल्स रहते हैं, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं और उन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से बहुत क्वालिटी नेक्टर वो लेके आती हैं। बट हनी, शहद बनाने का जो प्रोसेस है वो पालतू मक्खी में और जंगली मक्खी में एक जैसा है। तो एक तो जंगली शहद हो गया जो जंगली मक्खी से मिलता है, दूसरा पालतू मक्खी से मिलने वाला शहद जो है उसको हम पालतू मक्खी का शहद कहते हैं, जो नॉर्मली हमें दुकानों पे मिलता है, जो पैकेज्ड हमारे पास बॉटल्स में और कंटेनर्स में शहद होता है, वो सारा का सारा पालतू मक्खी का शहद है। अब पालतू मक्खी का जो शहद है उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कई बार आपने भी सुना होगा कि यूकेलिप्टस का हनी, देन लेमन हनी, लिची हनी, इस तरह से मोनोफ्लोरल हनी पाए जाते हैं मार्केट में। किसी भी ऑर्चर्ड में जब आप बॉक्सेस को रख देंगे तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स हैं वो किस तरह के हैं। मान लीजिए एक संतरे के बगीचे में आपने अपायरी एस्टैब्लिश किया है, माइग्रेशन करवा के वहाँ ले गए हैं, तो वहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर फूल जो हैं वो संतरे के हैं, तो उससे जो नेक्टर आएगा उसमें थोड़ा जो फ्लेवर है वो सिट्रस फ्लेवर आ जाता है, इसलिए उसको ऑरेंज हनी हम नाम दे देते हैं नॉर्मली, या लेमन हनी या लिची हनी। देन उसके बाद हमारे पास एक क्रीम हनी होता है। हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है नेचुरली समटाइम्स, क्योंकि उसमें जो शुगर्स होती हैं उनकी अगर कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हो जाती है तो उससे क्रिस्टलाइजेशन और ग्रैनुलेशन हो जाती है, उसको हम क्रीम हनी बोलते हैं। विदेशों में क्रीम हनी की बहुत डिमांड है। आप ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर उसको, बटर की तरह लगाकर उसको सीधा खा सकते हैं। हालांकि भारत देश में, हमारे देश में ऐसा पाया जाता है कि लोगों में ये भ्रम है कि अगर हनी जम गया है तो वो खराब है, पर हर एक जमा हुआ जो शहद है वो खराब नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मेजर शुगर्स हैं और फ्रक्टोज ग्लूकोज से ज़्यादा होता है हमेशा शहद में। पर जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसकी ग्रैनुलेशन होनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। और ठंडे इलाकों में ये ज़्यादा होता है, तो जैसे ही ठंड बढ़ती है तो वैसे ही क्रिस्टलाइजेशन धीरे से बढ़ने शुरू हो जाती है। तो वो क्रिस्टलाइज हनी इज़ कॉल्ड बेसिकली दी क्रीम हनी। उसके अलावा एक कॉम्ब हनी भी होता है। हमारे पास मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें शहद उसने डाला हुआ है, उस छत्ते को अगर हम स्लाइसिस में काट के डायरेक्ट पैक कर देते हैं तो उसको हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। उसकी खासियत ये है कि उसमें एडल्ट्रेशन का कोई चांस नहीं है। जैसा हम मान के चलते हैं कि चीनी घोलकर डाल दी गई है शहद में, उसको इम्प्योर किया गया है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, जिसे मिलावटी ये सर कहते हैं। मिलावटी कह सकते हैं हम। तो उस तरह की मिलावट जो है वो कॉम्ब हनी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास सारा का सारा आप कंज्यूम कर रहे हैं, और वो बहुत सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट खाएंगे, चबाएंगे, और जो मोम है, वैक्स है जिसमें वो फिलिंग की हुई है हनी की, शहद की, तो उससे हमारे जो डेंटिशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है, गम्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ हनी विच इज़ नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। और एक बात और हम आपको बताते हैं कि ये जितने भी तरह के हनी हैं इनकी मार्केट प्राइस भी उसी तरह से बढ़ती जाती है। नॉर्मल हनी हमें 300 से 400 रुपया पर केजी मार्केट में मिल जाता है। जो क्रीम हनी है वो 700 से 1000 रुपया, और जो कॉम्ब हनी है वो 1000 प्लस 1200-1500 तक वो मिलता है। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से हम मधुमक्खी पालन की तरफ को मुड़ें तो शायद सिर्फ शहद बेच के नहीं, बल्कि क्रीम हनी, कॉम्ब हनी और हनी में दूसरे प्रोडक्ट्स ऐड करके उसकी वैल्यू एडिशन करके हम ज़्यादा जो इनकम है वो ला सकते हैं। जी, तो सर जैसे हम देखते हैं कि आजकल बेरोज़गार युवा भी काफ़ी है जो एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्ट रखता है, और साथ में सर क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि शहद जो है एक ऑर्गेनिक और एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है अगर हम सेहत की दृष्टि से देखें और बाकी भी। तो सर इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का राष्ट्रीय आपका मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन भी है, तो सर उसके अंतर्गत जो है कैसे उसको जो नया जो उद्योग करना चाह रहा है वो कैसे रजिस्टर करे, और कितना ग्रांट्स का क्या फैसिलिटीज़ हैं सर लोगों की?
ये बहुत अच्छा विषय है बात करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मधुमक्खी पालक जो हम मिलते हैं, जिनसे हम मिलते हैं या जो हमें अप्रोच करते हैं जी। वो या तो अनपढ़ या ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिकुलेट होते हैं जी। आज के समय की डिमांड है कि मधुमक्खी पालन में, बी कीपिंग में साइंस को इंक्लूड किया जाए जी। और साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग करके उसको प्रमोट किया जाए। जी। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो सेंटर में नेशनल हनी बी बोर्ड है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जी। और वहाँ से बहुत सब्सिडी जो है वो रिलीज़ की जाती है, ग्रांट्स जो हैं वो रिलीज़ की जाती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल हनी बी बोर्ड की, उस पर विज़िट करके डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। जी। उसमें चाहे आप अपना अपायरी लगाना चाहें या हनी की लैब, टेस्टिंग लैब बनाना चाहें या फिर हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए काम करना चाहें, हर तरह से जो ग्रांट्स हैं उसका वहाँ पर विवरण दिया गया है। जी। दूसरा, आपने बात की हनी मिशन की, तो 2017 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये आह्वान किया था कि समय की ज़रूरत है मीठी क्रांति की, स्वीट रेवोल्यूशन। इससे पहले हमारे पास वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हुए हैं। तो अब जो आह्वान किया गया है वो है मीठी क्रांति का, स्वीट रेवोल्यूशन का। और वो सिर्फ और सिर्फ हनी बीज, हनी और इस वेंचर को प्रमोट करने की ही एक सोच है, विज़न है। उसी के अंतर्गत एक तो हमने आपको बताया कि नेशनल बी बोर्ड हमारे पास एक फंडिंग एजेंसी है। दूसरा, उसी के अंतर्गत है, नेशनल हनी मिशन के अंतर्गत हर स्टेट को जो ग्रांट्स रिलीज़ की गई हैं। और हिमाचल के संदर्भ में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास मुख्यमंत्री मधु योजना एक लॉन्च की गई है, काफ़ी टाइम से चल रही है। हालांकि बहुत सारे जो गांव में ग्रामीण लोग हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि कहाँ से फंड लिया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। तो मधुमक्खी पालन में जो मुख्यमंत्री मधु योजना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कारगर साबित हो रही है, जिसमें कि 80% सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट देती है। मान लीजिए आप 50 बी हाइव्स के साथ एक अपायरी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल टर्म्स पे बात करें तो 50 छत्तों से नीचे का जो अपायरी है वो सक्सेसफुल नहीं है। 50 छत्ते अगर आप हनी बी के ख़रीदना चाहते हैं विद बीज, तो लगभग 3 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब उसमें से अगर 80% जो है वो सब्सिडी मिल जाती है, लगभग 2.5 लाख, पौने 3 लाख रुपया, तो फिर 25-30 हज़ार अपनी पॉकेट से लगाकर कोई भी पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति जो है वो मधुमक्खी पालन जो है वो कर सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप ग्रांट्स शुरू की गई हैं। स्टार्टअप ग्रांट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी उसका एक सेंटर है, हिमकॉस्टे भी एक सेंटर है शिमला में। तो वहाँ पर आप 2 पेज की नॉर्मल एप्लीकेशन देकर आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि 25,000 रुपया हर महीने सरकार जो है वो एप्लीकेंट को रिलीज़ करती है बिजनेस करने के लिए। सिर्फ शहद या मधुमक्खी पालन ही नहीं, किसी भी तरह का रूरल कॉटेज इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए 1 साल तक। और उसके अलावा 2 लाख रुपया कंटिजेंसी ग्रांट मिलती है। और 1 साल जब पूरा हो जाता है तो आपकी रिपोर्ट्स सबमिट होती हैं और आपके पूरे उस वेंचर को देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कमेटी द्वारा। अगर वो सक्सेसफुल वेंचर बनता है तो फिर उसके बाद सब्सिडाइज्ड रेट्स पर आपको लैंड भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और लोन्स भी प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के पास जिनको अप्रोच करना चाहिए, जिनके बारे में आजकल तो आईटी का ज़माना है, तो इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। और इस संदर्भ में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, ब्लॉक डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर बीडीओज़, एचडीओज़ जो बैठते हैं उनके साथ संपर्क करके ये सारी ग्रांट्स जो हैं वो ली जा सकती है। जी, तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, तो दर्शकों आपसे मिलेंगे कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।